हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th से हमारा चैप्टर फर्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉलिटिकल लाइफ की बुक से चैप्टर फर्स्ट है जिसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये फर्स्ट ही चैप्टर है। इससे पहले हमने अपनी ज्योग्राफी की बुक में जो मेन चैप्टर्स थे उनको रिवाइज कर लिया, उनको अच्छे से पढ़ा है। अभी हमारे पास आता है हमारी पॉलिटिकल लाइफ की बुक के चैप्टर फर्स्ट, जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। सो डियर स्टूडेंट, पहले भी क्लास 7th में 6th में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे हो, तो ये बात हमें अच्छे से पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी इंडिया में अप्लाई होता है और इंडिया का हर सिटीजन और इंडिया में जो भी पूरा वर्क होगा वो सभी किसके अकॉर्डिंग होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ और आर्टिकल्स, जितने भी लॉज, जिनका जो कुछ भी बनाया गया है, जो आर्टिकल्स बनाए हुए हैं, सेक्शंस बनाई हुई है, तो उनके अकॉर्डिंग ही सभी काम इंडिया में होगा और पूरी इक्वालिटी के साथ जो भी राइट्स दिए गए हैं वो सभी राइट्स दिए जाएंगे सभी लोगों को। तो ऐसे करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंट्री, इंडिया कंट्री को चलाने, उसको अच्छे से गवर्न करने के बारे में हर एक रूल और रेगुलेशन हमें दे रखा है कि कौन किसके पास कितनी पावर होगी, किसी पर्सन को अपॉइंट करने की प्रोसेस क्या होगी। तो इसके बारे में हमें हर चीज़ कहाँ पर मिलेगी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब इंडिया में जो भी काम होगा कैसे करना है, कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ये सब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें कहाँ से मिलेगी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जो फुटबॉल गेम है उसको लेके चलते हैं। आपने फुटबॉल गेम के बारे में सुना होगा या कभी खेला भी होगा। एज द नेम सजेस्टेड दैट ए गेम दैट इन्वॉल्व द प्लेयर फिट। तो एक या आप कोई ऐसा भी गेम ले सकते हो फुटबॉल की जगह जो फीट से, मतलब पैरों से खेलते हैं ना फुटबॉल को, तो कोई और भी आप ऐसा ही गेम ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टच द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्टेड द गोलकीपर, देन दिस इज कंसिडर्ड ए फाउल। मतलब एक रूल बना दिया गया है फुटबॉल गेम में, क्या कि अगर कोई भी प्लेयर, किसको छोड़ के? गोल कीपर को छोड़ के बाकी जितने भी प्लेयर होंगे, अगर वो बॉल को टच करेंगे तो वो फाउल माना जाएगा। वो वहाँ पर मतलब फाउल माना जाएगा। इसकी वजह से जो हमारी अगेंस्ट टीम होगी उसको एक अंक मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर हमने गलती से भी उस बॉल को टच कर दिया, क्योंकि फुटबॉल है और उसको ओनली ऑन किससे खेलना है? फिट से, पैरों से खेलना है। हम उसको हाथों से टच नहीं कर सकते। अगर हाथ से टच किया तो वो फाउल माना जाएगा। सो इफ़ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन दियर हैंड एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। अगर ऐसा होता है कि वो उस बॉल को अपने हाथ में उठा के और एक दूसरे के पास कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं, तो उसको फुटबॉल नहीं माना जाएगा। फुटबॉल वही गेम होगा जिसमें बॉल को टच किया जाएगा और वो भी किससे? हमारे फीट से। सिमिलरली अदर गेम सच एज हॉकी और क्रिकेट ऑल्सो हैव रूल अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। ऐसे ही जितने भी गेम्स होते हैं उन सभी गेम्स के अपने अपने रूल होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो खेले भी जाते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर। और यही जो रूल्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि एक गेम कैसे दूसरे गेम से अलग है। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, वी कैन ऑल्सो कॉल दैम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल ऑफ द गेम। और इन्हीं जो ये फंडामेंटल रूल्स बने हुए हैं, इन्हीं रूल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स बोलते हैं उस गेम के। मतलब अगर वो गेम खेलना है, उसको कंप्लीट करना है, तो हमें उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हमने रूल को फॉलो नहीं किया तो वो फाउल माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। लाइक दिस गेम, ए सोसाइटी ऑल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट
what it is and differentiate it from other kind of society। और जैसे गेम्स में हमने देखा, ऐसे ही सेम टू सेम कहाँ पर होता है, हमारी सोसाइटी में होता है। हमारी सोसाइटी में भी कुछ रूल्स होते हैं और इन्हीं रूल्स की वजह से एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग दिखाई देती है। In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available in written form। A written document in which we find such rule is called a constitution। मतलब जितने भी कम्युनिटीज़ होगी, जितनी भी सोसाइटी होगी और उनमें जितने भी लोग रहते हैं, तो वो सभी उन रूल्स को फॉलो करेंगे जो उनकी सोसाइटी या जो उनकी कम्युनिटी ने बनाई है। और कुछ सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर ये रिटर्न फॉर्म में भी मिलते हैं। तो जो रिटर्न फॉर्म में होगा, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा रूल्स का, मतलब एक कंट्री को चलाने के लिए जितने भी रूल्स होंगे उनका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न मतलब लिखित में लिखा हुआ होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में आप लिखोगे ए रिटर्न डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सम रूल इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। We have looked at the Indian Constitution in class 6th and 7 in our social and political life textbooks. Have you ever wondered why we need a constitution and been curious about how the constitution got written and who wrote it? In this chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India and some of these विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर इन द बुक। तो आपने पहले जो क्लासेस थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है और इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे और साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। आज के टाइम में हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वील all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। अब देखो, आपको ये एक इम्पोर्टेंट लाइन, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आप इसको मान सकते हो इस पैराग्राफ की। will all democratic countries are likely to have a constitution। मतलब जो भी कंट्री अपने आप को क्या बोलेगी, डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके, मतलब अगर कोई कंट्री ये मानती है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओके, वो एक लोकतांत्रिक देश है, तो उसके लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बताती है तो। नेक्स्ट बात देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। अब यहाँ पर बात ये बोली गई है कि वो सभी कंट्री जिनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो खुद को डेमोक्रेटिक ना माने, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी कंट्री के रूल रेगुलेशन कुछ इस हिसाब से डाले हैं उसमें कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री को या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट ना करे। तो मतलब अगर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन जिस भी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं कि वो कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोले, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलती है या नहीं बोलती। दूसरी बात ये है, बोलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं बोलती तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसने खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री बोला तो उसके लिए उसके पास उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी रिटर्न में होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पज। फर्स्ट, इन ले आउट certain ideal that form the basis of the kind of country that we all citizen aspire to live in। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलग अलग पर्पज़ होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है कि कुछ बेसिस आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं कि कंट्री के जो सिटीजन है वो कैसे एक कंट्री में रहेंगे, कैसे काम करेंगे।
और पुट अनदर वे कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि एक सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर, उसका रहने का तौर तरीका, वो कैसे पूरी सोसाइटी, एक तो होता है एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताना, एक होता है पूरी सोसाइटी के बारे में बताना। तो ये सभी हमें कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ए कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल who share certain belief that may not necessarily agree on all issue। तो किसी भी कंट्री को हम लेके चलते हैं तो हर कंट्री में ऐसा नहीं होता कि उस कंट्री के सभी कम्युनिटीज़ या सभी लोग जो भी इश्यूज है उनके ऊपर सेम उनकी थिंकिंग होती है। कोई किसी चीज़ को गलत मानता है तो कोई किसी चीज़ को गलत मानता है। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प serve as a set of the rules and principle that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want to country to be governed। तो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लोगों के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो किसी बात को सही मानते हैं और किसी को गलत, वो अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो ऐसे तो कंट्री नहीं चलेगी। इसलिए क्या किया जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है, रूल और प्रिंसिपल्स बना दिए जाते हैं सभी लोगों के लिए। और कंट्री का जो भी पर्सन होगा, जो भी लोग होंगे कंट्री के, वो सभी उन रूल रेगुलेशन को और उस कॉन्स्टिट्यूशन को एग्री करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे अगर कंट्री को अच्छे से चलाना है तो। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडल दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। जो ये रूल रेगुलेशन होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको फॉलो नहीं करते और कुछ ऐसे होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है उसके पास वो इन सबको अरेंज करवाती है, लेकिन वो किसी के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकती कि उन्हें फॉलो ही करने हैं। तो वो एक गलत नेगेटिव वे में भी लोग ले सकते हैं। तो ज़रूरी यहाँ पर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स और प्रिंसिपल बनाए गए हैं, कंट्री के हर एक पर्सन, हर एक सोसाइटी उसको अच्छे से फॉलो करे ताकि गवर्नमेंट को अच्छे से काम करने में आसानी हो। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? कोई भी कंट्री होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाती है, क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? तो जितनी भी बातें अभी हमने पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इतनी हेल्प करता है पूरी सोसाइटी को एक साथ मिलाकर एक साथ कनेक्ट करके रखता है, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल और रेगुलेशन होते हैं सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर ऐसा हो कि हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी अपने अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन सेटअप करना स्टार्ट कर दे तो इससे तो कंट्री अच्छे से चलेगी नहीं। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें सभी रूल्स और प्रिंसिपल हो और कंट्री के सभी लोग उन रूल्स और प्रिंसिपल को बिना किसी ऑब्जेक्शन के उनको ईजिली फॉलो कर सके। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें नेपाल जो कंट्री है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बना, तो इसके बारे में केस स्टडी दे रखी है नेपाल की, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, ए कंट्री दैट बॉर्डर्ड इंडिया ऑन द नॉर्थ। नेपाल जो है वो नॉर्थ की साइड से इंडिया के बॉर्डर को टच करती है। अनटिल रिसेंटली नेपाल वाज ए मोनार्की। पहले क्या था कि अभी तक भी नेपाल में मोनार्की चलती हुई आ रही थी। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैव बीन अडोप्टेड इन 1990। जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था नेपाल का वो कब बना था? 1990 में बना था, 1990 में। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। और वो ये बताती थी कि जो भी फाइनल अथॉरिटी होगी वो किंग के साथ मिलकर काम करेगी। किंग जो होगा वो डिसाइड करेगा कि कंट्री में क्या करना है और क्या नहीं, फाइनल अथॉरिटी उसके साथ काम करेगी। ए पीपल मूवमेंट इन नेपाल फाउट फॉर सेवरल डिकेड टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। वहाँ के लोग, नेपाल में जितने भी लोग रह रहे थे वो सभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नेपाल को बनाने के बारे में मूवमेंट कर रहे थे, वो आंदोलन कर रहे थे। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग एंड ऑफ द पावर ऑफ किंग। और 2006 में जो मूवमेंट्स वो करते थे, जो आंदोलन उन्होंने किए, तो वो उसमें वो सक्सेस हुए और जो किंग पावर थी उसको ख़त्म कर दिया गया था 2006 में, 2006 में।
द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो नेपाल को क्या बनाता था, एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है। द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडल ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दे हैव फाउट फॉर। जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बना हुआ था वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बिल्कुल भी कंट्री के लिए सही नहीं था। कंट्री के जो आइडल थे उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए नेपाल के लोगों ने सोचा कि अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है नेपाल को, और साथ में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है। जैसे फुटबॉल के गेम में होता है कि हम जो कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो नहीं कर पाते तो उनको चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नेपाल में भी ऐसा ही हुआ। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम द मोनार्की टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 2006 में नेपाल जो है वो मोनार्की से, मतलब एक किंग रूल जो होता है उससे, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ बढ़ गया। नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स और ऑर्डर टू यूसर इन ए न्यू सोसाइटी। और अब उसे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, उसे नए रूल्स और रेगुलेशन चाहिए थे जो उसकी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रूव कर सके। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। और उसके बाद नेपाल के जो लोग थे उन्होंने 2015 में अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जो पूरी कंट्री में कब से फॉलो होना स्टार्ट हुआ, तो 2015 से। द कैप्शन अलोंगसाइड एल्बोरेटेड नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। उस साइड में आपको जो पिक्चर्स दे रखी है ये आपको बताती है कि नेपाल में कैसे डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया गया था। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे नेपाल में जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये बताता था, उसमें ये रूल था कि वहाँ पर नेपाल में जो रूलिंग पावर होगी वो किसके पास होगी, किंग के पास, और किंग अपने खुद के मिनिस्टर अपॉइंट करेगा और वो मिनिस्टर काम करेंगे। इन कंट्रीज दैट हैव अडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर उसके बाद कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, वहाँ पर लोग अपनी रूलर्स को इलेक्ट करते थे वोटिंग के थ्रू। The Constitution often lay down rules that guard against the misuse of authority by the political leader. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो गार्ड भी होता है, जो भी अथॉरिटी होती है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल भी रखता है। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन द चैप्टर, इसके बारे में आप आगे और पढ़ोगे। मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए हैं। तो इन सब चैप्टर के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम अपनी बुक अभी इसी चैप्टर में देखेंगे आगे, और उसके बारे में रीड आउट करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन एंड से दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है राइट टू इक्वालिटी की, मतलब इंडिया में जो भी पर्सन होंगे, जो इंडिया के सिटीजन होंगे, उनको सब, उनके साथ किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फंडामेंटल राइट है ये हमारा राइट टू इक्वालिटी की, सभी के साथ इक्वल बिहेव होगा। गवर्नमेंट और पॉलिसी द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन लेइंग अवर सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटी। और जो गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई, पूरे कंट्री में वो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होना चाहिए। जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो पूरी रूल रेगुलेशन सभी लोग अच्छे से फॉलो करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी। वो डिसाइड करेगी कि कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल को कंट्री में फॉलो कराएगी।
तो ये है हमारे पास टॉपिक जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है हमें इसके बारे में देखा। और नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल कैसे एक मोनार्की के अंडर में वर्क करती थी, उसके बाद कैसे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, उसके पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या बताता था, बाद में लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया और कब वो अडेप्ट हुआ, तो इसके बारे में हमने अपने इस चैप्टर में इंक्लूड किया है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, पहले आप अच्छे से पढ़ना है इसको, जो पार्ट हमने आज वीडियो में कवर किया है इसको दोबारा से पढ़ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।